अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। मिस्र में जारी हमास और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात में हमास ने अपने कुछ अहम मुतालबात पेश किए। हमास चाहता है कि इजरायली फ़ौज गाज़ा से पूरी तरह निकल जाए और जो फ़लस्तीनी लोग बेघर हुए हैं उन्हें वापस घर भेजा जाए। हमास ने कैदियों के तबादले, इंसानी मदद और खुराक के आज़ाद रास्ते और गाज़ा की दोबारा तामीर का भी मुतालबा किया। हमास का कहना है कि वो इजरायली कैदियों को तभी जमा करेगा जब फौजी हमले रुक जाएंगे, क्योंकि अभी जंग की वजह से ये काम मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने फ़लस्तीनी लीडर मरवान बरगौती की रिहाई की भी मांग की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा में जारी तनाज़े को ख़त्म करने का हकीकत में मौका है। उनके मुताबिक इजराइल और हमास के दरमियान टॉक्स चल रही हैं, जिसमें सीज़ फायर और लंबी मुद्दत के लिए अमन मुमकिन है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इंश्योर करेगा कि हर पार्टी एग्रीमेंट का पालन करे। हमास के नेगोशिएटर खलील अल हया ने भी गारंटी मांगी कि ये जंग वाकई ख़त्म होगी। इसके अलावा मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बद्र अब्देल्लाती ने कहा कि अगर गाज़ा की जंग ख़त्म होती है तो मज़ीद अरब ममालिक इजराइल के साथ अमन के मुआहदे करेंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक और बेबुनियाद दावा करते हुए कहा कि भारत कभी असल में मुत्तहिद नहीं था, सिवाय मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दौर में। पाकिस्तान के समा टीवी से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत के साथ जंग के इम्कानात वाक़ई है और कहा कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के मकासद और इस्लामिक आइडेंटिटी पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना और हमेशा अपने लोगों की सुरक्षा को अहमियत देता है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान दोनों देशों के दरमियान पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल टेंशन्स को लेकर चर्चा का सबब बन चुका है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट के लिए मुंबई पहुंचे। उनके साथ 100 से ज़्यादा ब्रिटिश बिजनेस लीडर्स भी हैं, जो यूके की सबसे बड़ी ट्रेड डेलीगेशन है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार और गवर्नर आचार्य देवव्रत ने स्टारमर का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि दोनों देशों का रिलेशनशिप और मजबूत होगा। दोनों लीडर्स बायलैटरल टॉक्स के अलावा ग्लोबल फिनटेक समिट में भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार असेंबली इलेक्शन में एनडीए के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। गिरिराज सिंह ने इंडिया ब्लॉक पर भी तनकीद की और कहा कि महागठबंधन एक डिवाइडेड हाउस है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि तेजस्वी यादव आरजेडी का सीएम फेस है, महागठबंधन का नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस बयान के बाद आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव परेशान हैं। बिहार में इलेक्शन का पहला फेज 6 नवंबर को और दूसरा फेज 11 नवंबर को होगा, जबकि वोट की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार में असेंबली इलेक्शन का शेड्यूल जारी होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि ये कोड सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी नाफिज होता है। कमीशन ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी इदारे को ऐसे ऐलान या फैसले करने की इजाज़त नहीं होगी जो वोट पर असर डाल सकते हैं। ईसी ने हिदायत दी कि घर या बिल्डिंग्स पर बिना इजाज़त पोस्टर्स लगाना, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल या पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जैसे अमल सख्ती से मना है। कमीशन ने सब पॉलिटिकल पार्टी से अपील की है कि वो कोड का पूरा एहतराम करें। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सस्पेंडेड एडवोकेट राकेश किशोर के CJI BR गवाही पर जूता फेंकने जाने वाले मामले में कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया। असद ओवैसी ने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी आपकी दोस्त नहीं हो सकती और पीएम मोदी आपके साथ नहीं है। उन्होंने पूछा, अगर इसका नाम राकेश किशोर नहीं बल्कि असद होता तो पुलिस और बीजेपी के लोग क्या करते? उठाकर ले जाते, पड़ोसी मुल्क के साथ कनेक्शंस बताते, ISI के साथ लिंक्स बताते। असद ओवैसी ने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या उनकी सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं? तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद शहर में बस किराए बढ़ाए जाने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट बसेस के किराए में अभी किसी इजाफे का फैसला नहीं किया गया। TGSRTC के मुताबिक शहरी बस फेयर्स में तब्दीली का मकसद
इलेक्ट्रिक बसेस के नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाना है, लेकिन जो बसेस ज़िला स्तर पर चल रही हैं उनके लिए अभी किराया बढ़ाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। कॉरपोरेशन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रूट्स पर खिदमत पहले की तरह जारी रहेगी और सरकार इस वक्त किसी नए फेयर रिवीजन पर गौर नहीं कर रही। साइबराबाद और रचाकोंडा पुलिस ने उन लोगों और बिजनेसेस के लिए नोटिफिकेशन जारी की है जो दिवाली 2025 में फायर क्रैकर्स बेचना या रखना चाहते हैं। एप्लीकेंट्स को एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 और एक्सप्लोजिव्स रूल्स 1983 जो 2008 में अमेंड हुआ था उसके तहत लाइसेंस लेना जरूरी है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन cybpms.telangana.government.in या cyberabadpolice.government.in पर सबमिट की जा सकती है और 16 अक्टूबर तक आखिरी तारीख है। किसी भी रूल या एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोने ने इंटरनेशनल मार्केट में $4000 पर आउंस का माइलस्टोन को पार करते हुए इतिहास रच दिया। भारत में भी सोने के दाम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर नए रिकॉर्ड तक बढ़ गए और अब हैदराबाद में भी सोने के दाम पहली बार इतने बढ़ चुके हैं। हैदराबाद में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,600 और 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,13,600 तक पहुंच गई है। इस साल डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस में 55% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में सोने के दाम और भी बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।